नाम का एक इंजीनियर था जो पीएचडी होल्डर था, ठीक है। उसी ने इसको डेवलप किया था 1991 में। तो पहले इसका नाम ओएक रखा था, ओएक रखा था। तो इस पे ना कॉपीराइट लग गया था कंपनी का, किसी कंपनी का। ओएक टेक्नोलॉजी करके कंपनी थी जिस पे उसको कॉपीराइट लग गया था। तो इसके एक अपने टीम मेंबर थे, सन माइक्रो सिस्टम में ये काम करता था उसी कंपनी में। तो इसके अपने टीम थे। तो फिर टीम ने सजेस्ट किया कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो कोई सजेस्ट कर रहा था सिल्क नाम रखे, कोई डीएनए करके नाम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम सजेस्ट किया था उसने। बट उसको इस तरह से सूट नहीं लगा। तो फिर उसने सोचा कि इसका फिर से कॉपीराइट हो सकता है मे बी इन फ्यूचर। तो फिर उसने एक जावा करके कॉफ़ी था जो डेली लाइफ में वहाँ मोस्टली उसको यूज़ करता था, डे नाइट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो सबने सजेस्ट किया इसी के नाम पे रखे, तो फिर ये जावा कॉफ़ी के नाम पे ये इसका नाम मतलब जावा रखा गया। ये फर्स्ट वर्जन जो आया था 1996 में आया था। मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था 1996 में आया था। तो सन माइक्रो सिस्टम ने ही जावा का फर्स्ट वर्जन निकाला था। तो इस तरह से फिर जावा चलता रहा। 2009 में क्या हुआ, सम फाइनेंशियल इशू के कारण ये जो था ओरेकल ने इसको हायर कर लिया। तो ओरेकल कंपनी में फिर ये जेम्स गॉजलिक काम करने लगा। तो वहाँ पे एडिशनल जो था, आई थिंक जावा 8 6 और 7 आ चुका था तब तक। फिर वो कुछ दिन काम किया, उसको सूट नहीं किया वहाँ पे वो कंपनी। फिर उसने छोड़ दिया और गूगल में चला गया। फिर गूगल में भी शॉर्ट टाइम काम किया था, फिर दूसरी कंपनी में चला गया। बट हाँ, उनको ये चीज़ नहीं पता था कि ये चीज़ इतना पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आर्किटेक्चर जो था उसका, मेन मोटिव जो था इस जावा को डेवलप करने के पीछे, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और थर्ड थिंग्स क्या है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सिक्योर का मतलब हम लोग को तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ऐसे कोड लिखे कि कोई दूसरा कोड को डिकोड ना कर पाए, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का ये मतलब है, अगर कोई भी कोड हम लिख रहे हैं कहीं पे भी, तो एक प्लेटफॉर्म पे हम लिखे, एवरी प्लेटफॉर्म पे जाके वो कोड हमारा रन हो जाए। तो मेन मोटिव ये था। अब प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे विंडोज़ हो गया और आईओएस हो गया और लिनक्स हो गया, इस तरह का प्लेटफॉर्म है। अगर हम विंडोज़ पे कोड लिख रहे हैं तो ये विंडोज़ का कोड, सोर्स कोड की बात कर रहा हूँ मैं। ये सोर्स कोड कहीं पे भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रन कर सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही था कि इस तरह से होना चाहिए। तो और उसमें उसको सक्सेस भी मिला। तो और यहाँ पे एक और चीज़ था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का इन द सेंस इसका ये था, बेसिकली इसने जो थॉट किया था उस टाइम पे, सेट टॉप बॉक्स आ रहा था, रिमोट आ रहा था, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब आ रहा था। तो इसके माइंड में यही था कि ये कंट्रोल हो थ्रू कोड। तो उस टाइम के लिए तो ये सही था, बट आने वाले टाइम में ये इतना पॉपुलर होगा, इनको ये चीज़ पता नहीं था। तो और भी बहुत सारी चीज़ था जिसका ये एडिशन करता रहा। तो हम यहाँ पे सबसे मेन थिंग्स है कि जो जावा इसने डेवलप किया था, तो इसके मेन फीचर्स क्या थे, ठीक है। जावा का मेन फीचर यहाँ पे क्या था कि जैसे जेडके हो गया। एक सेकेंड, मैं पेन ही कर लेता हूँ फर्स्ट लेक्चर। इसका मेन कंपोनेंट जो था जेडके था। जेडके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। अब जब किसी किट की बात हम करते हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट पैकेज होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम उस चीज़ को पिछले क्लास में जस्ट अंडरस्टैंड दिए थे कि जैसे जेडके होता क्या है।
जेटके के अंदर क्या होता है, तो हमने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे जेटके एक कंप्लीट किचन है, ठीक है, और उसके अंदर दो कंपोनेंट और है, ठीक है, जेटके के अंदर जेवीएम और जेआरई, ठीक है। जेआरई का काम जैसे अगर हम किचन के अंदर हैं, अगर कोई उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कोई भी फूड बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर एक कुक रहता है, तो वो उस चीज़ को कैसे समझता है, ठीक है। और एक्चुअली वो क्या है कि अगर हम इस चीज़ को किसी राइटिंग में उसको बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कुक। फिर अंडरस्टैंड करने के बाद उसको उसके मतलब उसको बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो पहले वो रॉ मटेरियल ढूंढेगा। फिर जो भी फायर करने का है, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, तो वो जेआरई का काम करता है, जस्ट लाइक एज ए फायर करता है रन के लिए, ठीक है। लेकिन जेवीएम यहाँ पे काम कर रहा है एक कुक का। वो क्या करता है, सोर्स कोड को जस्ट रीड करता है और कन्वर्ट करता है बिट कोड में। बिट कोड मतलब मशीन मशीन कोड। वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, वो सिर्फ मशीन ही समझ सकता है उस कोड को, ठीक है। बट सोर्स कोड जो होता है वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी लैंग्वेज का। उस फॉर्मेट में हम लिख के देंगे तो वो चीज़ उसको रीड कर लेगा। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है सोर्स कोड, बट मशीन कोड जो जेवीएम उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो होता है वो अंडरस्टैंड मशीन ही समझ सकता है, ह्यूमन नहीं समझ सकता है। तो हमने एक कोड का भी यहाँ पे उस पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था कि जब भी कोई भी सोर्स कोड, जैसे किसी भी सोर्स कोड पे हम अपना कोड लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। गौरव प्रिया, आपके सिस्टम में जावा कौन सा इंस्टॉल है अभी? मैं जी चेक कर लेता हूँ। ये न्यू वाले में तो अभी कोई नहीं है। न्यू वाले में मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम चेंज हुआ था ना। ओके, तो आप ना जावा 17, ठीक है, मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक अभी है। के लिए तो चलेगा। मेरे में 21 है यार। 21 है, कोई बात नहीं, उसको अपडेट करवा देंगे 17 में। एक्चुअली हम लोग 17 को ही फॉलो कर रहे हैं पूरे कोई प्रॉब्लम। टीम्स। इसको मतलब यूज़ करने का पर्पस है कि जैसे हम लोग जब जेनकिंस पढ़ेंगे ना, तो जेनकिंस 17 पे ही अभी जो चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, तो इस वजह से हम लोग को वो टारगेट लेके चलना पड़ेगा अभी से, ठीक है। तो जो भी हम लोग फ्रेमवर्क जब डेवलप करेंगे तो जावा 17 पे ही उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे कोई हम लोग पहले एक नोटपैड निकाल लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मेट है, अभी इस कोड पे ध्यान नहीं देना है, बट हम एक सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि जेडीके हमारा कैसे काम कर रहा है, जेवीएम हमारा कैसे रीड कर रहा है, जेआरई उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। पब्लिक क्लास, जैसे इस नाम से मैंने क्लास बनाया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कोड हमारा रेडी है। तो इसमें एक क्लास लिए हैं हम लोग और एक मेन मेथड लिए हैं, ठीक है। बट ये अभी कैसे चल रहा है, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कोड के अंदर क्या लिखा है उसके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है, क्योंकि इसको आगे हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, फिर इस कोड को इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड को भी लिख पाएंगे हम लोग। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे इसको। सबसे पहले क्या है कि ये अभी हमारा सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड ऐसा है कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई भी इसको रीड कर सकता है, ठीक है। और जब भी जेवीएम इसको रीड करेगा, पहले ये इसको एक्सटेंशन अपना ढूंढेगा उस फाइल के अंदर,
कि डॉट जावा करके कोई एक्सटेंशन फाइल है, तो अब क्लास के नाम से इसको सेव, जो भी क्लास डॉट जावा, यहाँ पे अब कोई इनिशियल एरर नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे डॉट क्लास बना दिया। तो ये डॉट क्लास जो है हमारा, ये एक्सटेंशन जो यूज करता है, ये बिट कोड को रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन। इसका जो एक्सटेंशन था ये डॉट जावा का एक्सटेंशन था, बट ये जो है ये बिट कोड का एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको इजीली वो अंडरस्टैंड कर गया और वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसने कन्वर्ट कर दिया उसके कोड में, बिट कोड में, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम ओपन करते हैं नोट प्लस प्लस पे, तो ये ऐसा कोड होता है, हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करता है, जो मशीन इसको समझ पाता है सिर्फ। तो हमेशा कोई भी कोड होता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड हो, तो पहला प्रोसेस यही होता है कंपाइलेशन का। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर सही है, जो जावा का रिक्वायरमेंट है, जो सिंटैक्स है वो प्रॉपर फॉलो हुआ है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वो। तो एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस है, कमांड प्रॉम्प्ट में जावा डालेंगे और फाइल नाम डालेंगे, ठीक है। तो खुद ब खुद डॉट एक्सटेंशन डॉट क्लास का वो फाइल ले लेगा वो। अब जैसे एबीसी डालेंगे, तो यहाँ पे इनको पता है जेडके को कि ये जो हम कमांड डाल रहे हैं ना इसके अंदर, ये ना तो कंपाइलेशन का है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या करेगा, वो डॉट क्लास के फाइल को ढूंढेगा, दैट्स इट। अगर हम कंपाइलेशन का कमांड डालेंगे तो वो डॉट जावा के एक्सटेंशन फाइल को ढूंढेगा और उसको कंपाइल करेगा वो। तो यहाँ कंपाइलेशन ऑलरेडी डन है। अब क्या करना है, एग्जीक्यूशन के लिए हम ये कमांड डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो बताया था, हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, हमने जो सोर्स कोड लिखा था, वो प्रॉपरली उसने अंडरस्टैंड किया, उसको बिट कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है। और कंपाइलेशन में कोई एरर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि सारे सिंटैक्स हमने फॉलो किए, ठीक है।
और उसके बाद इसको क्या किया, फिर जाके वो एग्जीक्यूट किया। जीआरई है जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये जस्ट उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करवाया, देन उसको एग्जीक्यूट किया, देन हम लोग को आउटपुट मिला जो हम चाह रहे थे। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? गौरव, प्रिया, तीनों? नहीं सर, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कोड था कि जैसे कैसे जेट के हमारा काम करता है, कैसे जेवीएम उसको कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है, जीआरई उस चीज को कैसे हेल्प करता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है, हाँ ठीक है। ये बेसिक था। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे एक चीज, एक सिंपल सा कोड बता रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा का टोकन ऑफ जावा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि टोकन क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई भी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, अभी कोड जो भी लिख रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, ये कोई भी कोड लिख रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, इसका अभी कोड से कोई लेना देना नहीं। और इंटरव्यू, यस, ठीक है, ये एक सिंपल सा कोड है हमारा। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं और बहुत सारे मतलब कीवर्ड्स जावा में ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या है कि जैसे प्री रिजर्व वर्ड जो होता है ना, जो ऑलरेडी जावा यूज कर चुका है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको जावा ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम यूज नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि जावा उस चीज को पहले ही एरर थ्रो करेगा कंपाइल टाइम पे कि हमने ये वर्ड्स जो है ऑलरेडी यूज कर चुका है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जब भी जैसे अगर हम किसी भी जैसे इंटेलिजे पे अगर हम जाते हैं तो वो ऑलरेडी रेड कलर से एरर थ्रो करेगा, बट यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एरर थ्रो करवाने के लिए हमें कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट कंपाइलेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो ये वहाँ पे एडवांटेज होता है। बट जब भी हम यहाँ पे नोटपैड में यूज करते हैं तो ये इसको हमको एरर थ्रो करवाने के लिए कंपाइलेशन करना पड़ता है, कंपाइल करने के बाद ही वो इनिशियल स्टेज में एरर थ्रो करता है। तो सिंपल सा है मेरा कहना कि टोकन यहाँ पे क्या है कि जब भी हम कोई भी एक कंप्लीट कोड लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उस कोड का, वो चीज बताता है टोकन। वो सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है जिसको वो डिवाइड करता है मतलब टोटल कोड को। तो वो चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जावा का टोकन होता क्या है। ठीक है, टोकन आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द जावा प्रोग्राम। तो जो हमने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में कोड लिखा है, ये एक सिंपल सा एक कोड है। ठीक है, तो इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ठीक है, वो चीज बताता है टोकन।
तो टोकन इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें हर चीज आता है, ठीक है। इसके अंदर इसको अच्छे से समझना है हम लोग को। अभी तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? नहीं जफर। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इसको डिवाइड करते हैं टोकन को 6 कंपोनेंट्स है, ठीक है। पहला आ गया कीवर्ड्स, दूसरा हो गया आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर, सेपरेटर एंड कमेंट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग कीवर्ड समझेंगे। प्रिया, आपको कीवर्ड्स पता है? जैसे अगर 2 3 4 5 अगर बता पाओ तो। कीवर्ड्स किस चीज से रिलेटेड होगा? जावा में कीवर्ड्स क्या होता है पता अच्छा, है? इंटीजर, ये सब इंटीजर बुलियन। हाँ, हाँ, इंटीजर बुलियन, और ये क्या बोलते हैं, सॉरी, वेरिएबल्स होते हैं ना ये सारे। नहीं नहीं नहीं। सॉरी, हाँ ये कीवर्ड्स होते हैं। ओके, शमशेर। जावा का 5 कीवर्ड्स